हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। और यह आधुनिक भारत का इतिहास है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो सुपर टेट हो या फिर आपका यूपी SSC का पीटी हो या यूपी SI हो, सभी के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे जब भी वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मराठों के संघर्ष से। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे मराठों के उत्कर्ष के बारे में। देखिए, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है, धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य जो है औरंगजेब के बाद, जब 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी राजा जो होता है, मुग़ल सम्राट जो होता है, वो इस तरीके का नहीं हो पाता जो जिससे कि वो मुग़ल साम्राज्य को अच्छी तरीके से चला सके। तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो मुग़ल साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो कई सारे राज्य जो हैं स्थापित हो जाते हैं। जैसे मराठों का उदय होता है। इधर देखा जाए तो मैसूर में जो है टीपू सुल्तान वगैरह आ जाते हैं। बंगाल में आप देखते होंगे जो है नवाब सिराजुद्दौला का शासन होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो हैं राज्य जो होते हैं, रजवाड़े जो हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो वहीं पे स्टार्ट होता है, वहीं पर उत्कर्ष होता है मराठों का। तो बात करें मराठों की, तो मराठों का जो संस्थापक था वो कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग के समीप, सिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो कि कहाँ पे था? जुन्नार के समीप में है। ठीक है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। बस आपको ध्यान रखना है, शिवाजी के जो गुरु थे वो कौन थे? कौंडदेव थे। और शिवाजी का जो विवाह हुआ था वो साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। और शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में क्या कर ली थी? नौकरी कर ली थी शाहजी ने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को बनाया था। और शिवाजी को राजा की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। लेकिन होता क्या है, शिवाजी उनकी मतलब धोखे से हत्या कर देते हैं। किसकी? अफजल खां की। ठीक है। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संपन्न हुई थी। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था वो गंगा भट्ट ने किया था, जो कि वाराणसी का क्या था? एक प्रसिद्ध विद्वान था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। ठीक है। और शिवाजी की मृत्यु जो है 53 वर्ष की आयु में 1680 को हो जाती है। तो वो शिवाजी के एक मंत्रिमंडल था जिसको हम क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का पद होता था। और उनकी दरबारी भाषा कौन सी थी? मराठी थी। शिवाजी की जो सेना थी उसके 3 महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे: पागा सेना, सिलहदार और पैदल। पागा सेना जो होती थी उसमें जो है नियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। सिलहदार में अस्थायी घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। और पैदल में पैदल सेना हुआ करती थी। शिवाजी को जो तोपें की बात करें, तोपें किसने प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। अब यहाँ पे देखो कि मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज और मुक्तई। ठीक है। स्वराज क्या होता था? जो क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में होता था उसे वे स्वराज का क्षेत्र कहा करते थे। और ऐसा क्षेत्र जिसमें वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे उसे हम क्या कहते थे? मुक्तई कहा करते थे। चौथ और सरदेशमुखी था क्या? चौथ व सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगह से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था।
सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अष्टप्रधान में कौन कौन था? देखो, अष्टप्रधान में पहला पद आता है किसका? पेशवा का, यानी प्रधानमंत्री का। तो इसका काम क्या था? ये राज्य का प्रशासन संभालता था और अर्थव्यवस्था की देखरेख भी पेशवा किया करता था। सरे नौबत, जिसे हम सेनापति के नाम से जानते हैं, ये क्या था? सेना का प्रधान होता था। फिर है अमात्य, जो क्या है? एक राजस्व मंत्री है, आय व्यय का लेखा जोखा इसी के द्वारा रखा जाता था। फिर है वाक्यानवीस, ये एक तरीके से गुप्तचर का काम किया करता था। ठीक है, सूचना विभाग इसको हम कह सकते हैं, ये सूचना ला करके राजा को दिया करता था। फिर एक चिटनीस है जो राज के पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को समझता था, मतलब पत्र जो वगैरह आते थे तो उनको पढ़ करके राजा को सुनाता था। सुमंत क्या था? सुमंत एक विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण जो किया करता था, मतलब धार्मिक कार्य जो होते थे वो पंडित राव के अंडर में हुआ करते थे। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान जो है न्यायाधीश था। तो ये आपके अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था के पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और माना छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए थे, तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो ध्यान रखना, कवि कलश जो थे वो संभाजी के क्या थे? सलाहकार थे, ध्यान रखना। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी व कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बना दी? सतारा बना दी। ठीक है, फिर राजा राम क्या करता है? मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा जाता है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो विधवा होती है ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ जाता है। मतलब जो औरंगजेब क्या करता है, संभाजी के पुत्र साहू को अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या होता है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वो वापस आ जाता है। जब साहू वापस आ जाएगा तो साहू और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में हुआ था, जिसमें साहू विजयी हुआ। जब साहू विजयी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है अब शासन कौन करेगा? साहू करेगा। तो 1708 ईस्वी में सतारा में उसने अपना क्या कराया? राज्याभिषेक कराया था। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। देखो जो अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? यहाँ से साहू जो है अपना जो प्रवर्तक बनाएगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे पेशवा। तो वो क्या कर रखेगा? पेशवा को जो है ये लोग रखेंगे अपने उसमें, जो प्रधानमंत्री जो बनाएंगे किसको बनाएंगे? वो पेशवा को बनाएंगे। तो यहीं से जो है पेशवा का पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। पेशवा मुख्य रूप से कहाँ रहा करते थे? पुणे में रहा करते थे। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा बनाया था और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1720 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो पेशवा बना वो बाजीराव प्रथम बना। बाजीराव प्रथम जो था वो आपका जो है बहुत शक्तिशाली रहा है। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो उत्तर में साहू ने कहा था कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो इस तरीके से ये आपको डायलॉग दिख जाएगा। एक बाजीराव मस्तानी मूवी आई तो वहाँ पे भी ये डायलॉग आपको दिख जाएगा। अब देखिए इसके बाद पालखेड़ा का युद्ध होता है 7 मार्च 1728 ईस्वी को। वो किस किस के बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के बीच में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1728 ईस्वी में हुआ था। एक आपको खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। ये ताराबाई और साहू जी के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। और इसमें साहू विजय हुआ था और साहू इसके बाद साहू क्या बन गया था? यहाँ पर साहू को फिर मराठा की गद्दी बन जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1728 ईस्वी में हुआ था। ये बाजीराव प्रथम
और निज़ाम उल मुल्क के बीच में हुआ, जिसमें निज़ाम की हार होती है और यहीं पर संधि हो जाती है किसकी, मुंगी सिवा गांव की संधि यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम था, और उसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाकी बाजीराव मस्तानी तो आपको पता ही होगा, जो मूवी आई थी वो बाजीराव प्रथम इसमें दिखाया गया है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में जो बनते हैं पेशवा कौन बनते हैं, बालाजी बाजीराव बनते हैं। ठीक है। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, तो वो बालाजी बाजीराव के मतलब मराठों की तरफ से बालाजी बाजीराव ने लड़ा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में देखा जाए तो बालाजी बाजीराव के बाद में माधव राव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बनता है। इसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली पर बैठाकर मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशनभोगी बन जाता है। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। पेशवा माधव राव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महाराज सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो माधव राव नारायण सेकंड की जो देखभाल की थी वो किसने की थी, 12 भाई सभा ने की थी। अंतिम पेशवा जो थे वो कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, और ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम पेशवा था कौन, बाजीराव द्वितीय। और 1776 ईस्वी में क्या हो जाती है, पुरंदर की संधि हो जाती है। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो 1782 ईस्वी में होता है, ये सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो 1803 से 5 तक होता है, और इसमें जो है भोसले जो होते हैं वो अंग्रेजों को चुनौती देते हैं, जिसके फलस्वरूप 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हो जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1817 से 19 में होता है। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा का पद वंशानुगत को समाप्त कर दिया गया, और पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देते हैं, और अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त करके बाजीराव सेकंड को हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ पे देखो 1857 में क्या होगा, जब इनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी तो ये क्या होगा, ये भी शामिल हो जाएंगे किसमें, 1857 की क्रांति में। तो ये था, आज हमने बात कर ली किसके, पेशवाओं के बारे में। और अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो आपके उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके बंगाल के बारे में बात करेंगे कि बंगाल में जो नवाब सिराजुद्दौला हुआ था, कि वहाँ पे जो प्लासी का युद्ध हुआ था या बक्सर का युद्ध हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। और इसके बाद हम बात करेंगे मैसूर के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो इन छोटे छोटे जो रजवाड़े बने थे मुग़ल के पतन के बाद में, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।